नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रवि रोजगार विद अत्री पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, तैयारी भी आपकी सही चल रही होगी। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था। उम्मीद है आपको उसका कंटेंट सही लगा होगा। आज मैं आ गया हूं प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आप सभी के बीच में। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो आपका आज प्रश्न नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 1 है, 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? सत्रिय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा पेश की गई थी? गोविंदाचार्य, वल्लभाचार्य, महापुरुष शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा महापुरुष शंकरदेव। एक और चीज़ है, 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य को प्रतिपादित किया था महापुरुष शंकरदेव ने वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। दर्जा मिला। सत्रिया के कुछ हम नृतक देखें तो आता है नाम प्रदीप चलिहा का। प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है, सत्रिया असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम के कुछ हम लोक नृत्य देखें। असम के लोक नृत्यों के बारे में बात करें अगर हम, तो होता है झुमरा, कोनोई, ओजापल्ली, बगरुम्बा, छऊ, झुमरा, कोनोई, ओजापल्ली, बगरुम्बा, छऊ और भी हैं, लेकिन हम आगे के प्रैक्टिस शॉटों में उन्हें कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जानकारी मिलती है हमें। 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य आता है, महापुरुष शंकरदेव लेकर आते हैं। वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके नर्तक को देखे हमने, प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी। और लोक नृत्य हमने असम के देखे, झुमरा, कोनोई, ओजापल्ली, बगरुम्बा और छऊ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही उत्तर होगा पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। अगर केरल को देखें तो केरल के लोक नृत्य हैं कथकली, मार्गमकली, मध्य प्रदेश के देखें तो जवारा, मटकी, कर्नाटक के देखें तो होगा सुग्गी, पढ़ियनी और पुंगचोलम जो है, क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि ढोल की गर्जना के साथ मणिपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल की गर्जना के साथ मणिपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पुंगचोलम उसका सही उत्तर था। ढोल की
ढोल की गर्जना के साथ किया जाता है। मणिपुर के और नृत्य देखें तो लाई हरोबा, थांगटा और भी हैं, लेकिन आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पुंगचोलम कहाँ का है? मणिपुर का। केरल के कथकली मार्गमकली, लाई हरोबा थांगटा मणिपुर, जवारा मटकी मध्य प्रदेश, सुग्गी पढ़ियानी कर्नाटक। ढोल की गर्जना के साथ किया जाने वाला नृत्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ढोल की गर्जना के साथ किया जाने वाला नृत्य पुंगचोलम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अप्पा जलगांवकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अप्पा जलगांवकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हारमोनियम, तबला, सरोद, वायलिन। अगर हारमोनियम के हम और देखें तो आता है नाम तुलसीदास बोरकर। तुलसीदास बोरकर। नुसरत फतेह अली खान, शेखावत हुसैन। तबला का देखें तो तबला का नाम आता है तबला अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन हमने पिछले साइड में देखा था, आज अल्लाह रखा खां। सरोद क्या आते हैं? अमजद अली खान अमजद अली खान को क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है, सरोद सम्राट। अगर देखें वायलिन को देखें तो वायलिन से नाम आता है डॉक्टर एन राजन। वीजी जोग। तो अप्पा जलगांवकर का संबंध किससे है? हारमोनियम से। अप्पा जलगांवकर का संबंध है हारमोनियम से। तुलसीदास बोरकर, नुसरत फतेह अली खान, शेखावत हुसैन किससे हैं? हारमोनियम से। अल्लाह रखा खां तबला, अमजद अली खान सरोद सम्राट कहे जाते हैं, सरोद से हैं। वायलिन से डॉक्टर एन राजन, वीजी जोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साधसुक मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में? मेघालय, असम, उड़ीसा, गोवा। मेघालय, असम, उड़ीसा, गोवा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेघालय। मेघालय में साधसुक मिनसिम 3 दिन के लिए अप्रैल माह में मनाया जाता है। अप्रैल माह में। मेघालय के और नृत्य देखें तो बेहदी खलम, लाहो, वांगला। अगर असम के देखें तो अली ए लियांग, रोंगकर, उड़ीसा के देखें तो रथ यात्रा, नवकलेवर, गोवा के देखें तो सेंट फ्रांसिस्को और चिकलकालो उत्सव।
चिकिलकालोत्सव। हमने 700 म्यूजियम देखा 3 दिनों के लिए अप्रैल माह में मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय के और बेदीखलम, लाहो, वांगला, असम के अली ए लियांग, रोंगकर, उड़ीसा रथ यात्रा, नवकलेवर, और गोवा के देखे सेंट फ्रांसिस्को और चिकिलकालो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला पटुचित्र शैली किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो है वो है वारली, वारली, वारली। गुजरात की पिथौरा, गुजरात की है पिथौरा, पिथौरा। अच्छा, अगर बिहार की देखें तो बिहार की है मधुबनी, 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 मिथिला, मिथिला। तो पटुचित्र शैली कहाँ की होगी? उड़ीसा की। पटुचित्र शैली कहाँ की है? उड़ीसा की। अगर हम और देखें लोक चित्रकला देखें तो फंड, फंड या मडाना, फंड, मडाना, कलमा जत्थू, कलमकारी, कलमकारी और तंजौर। तो फंड या मडाना कहाँ से होंगी? राजस्थान, राजस्थान से। कलैमा जत्थू की बात करें तो होगी कहाँ से? केरल से। अगर कलमकारी की बात करें तो होगी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तंजौर होगी तमिलनाडु। अगर चिकनकारी देखें, चिकनकारी, चिकनकारी होगी कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र की वारली, गुजरात की पिथौरा, बिहार की मधुबनी, मिथिला, फंड मडाना राजस्थान की, कलैमा जैथू केरल, कलमकारी आंध्र प्रदेश, तंजौर तमिलनाडु, चिकनकारी कोलकाता की है। उम्मीद है जानकारी आपको सही लगी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1954, 1949, 1951। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा 1951। 1951 में भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। इसका जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में दूसरी बार कब हुए एशियाई खेल? तो भारत में 1982 में, 1982 में 9वें एशियाई खेल, 9वें एशियाई खेल, 9वें एशियाई खेल नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित हुए, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुए, नई दिल्ली में हुए थे 1982 में। अगर बात करें 1951 के, 1951 के एशियाई खेलों की, तो इसमें पहले नंबर पर जो था, इसमें पहले नंबर पर, इसमें पहला जो स्थान था वो था जापान का, जापान। जापान ने कुल 60 मेडल इस एशियाई खेलों में जीते थे,
जापान ने 60 मेडल एशियाई खेलों में जीते थे। दूसरा जो स्थान था, दूसरा स्थान वो था भारत का। भारत ने 51 मेडल जीते थे, 51 मेडल जीते थे, जिनमें से 15 गोल्ड थे, 15 गोल्ड थे, जिनमें से 15 गोल्ड थे। भारत के लिए जो पहला पदक था 1951 के एशियाई खेलों में, पहला गोल्ड मेडल जो था वो किसने जीता था? वो जीता था सचिन नाग ने, सचिन नाग। ये किस खेल से थे? तो ये थे तैराकी से संबंधित, तैराकी से। किससे थे? तैराकी से। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? सचिन नाग ने, तैराकी से। 1951 से एशियाई खेलों की शुरुआत हुई। ये सामान्यतः 4 वर्ष पर होते हैं, लेकिन दूसरे जो एशियाई खेल थे वह 1954 में, यानी कि 3 वर्ष के अंतराल पर, 3 वर्ष के अंतराल पर 1954 में हुए थे मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। मनीला फिलीपींस में आयोजित हुए थे, मनीला में। इनका उद्घाटन जो किया था वो किया था रेमन मैग्सेसे ने, इनका उद्घाटन किसने किया था? रेमन मैग्सेसे। 3 वर्ष 1954 मनीला फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे ने उद्घाटन किया था। तो नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेल आयोजित हुए थे, वो हुए थे 1951 नई दिल्ली में। दूसरी बार भारत में कब हुए? 1982 में 9वें एशियाई खेल। पहलों का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पहला स्थान था 1951 में जापान का, दूसरा था भारत का। भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे। पहला गोल्ड मेडल जो था वो था सचिन नाग के द्वारा, जो तैराकी से संबंधित हैं। 1954 में दूसरी बार हुए मनीला फिलीपींस, और रेमन मैग्सेसे ने इनका उद्घाटन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, साइना नेहवाल। तो जो सही उत्तर होगा प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। अगर देखते हैं साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन। अगर और देखें हम तो बिलीव किसकी है? बिलीव। A century is not enough. A century is not enough. किसकी है? A century is not enough. Believe। और बात करें अगर हम The Test of My Life, अगर देखें गोल किसकी है? तो आप सभी बताएंगे किस किस की ये आत्मकथाएं हैं? तो जो बिलीव है ये किसकी है? युवराज सिंह। बिलीव किसकी है? सॉरी, बिलीव किसकी है? सुरेश रैना। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। गोल किसकी है? मेजर ध्यानचंद
ध्यानचंद। किसकी है गोल? मेजर ध्यानचंद। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। अगर सुनील गावस्कर को देखें तो क्या है? सनी डेज। सनी डेज। ये जितनी भी आत्मकथाएं हैं सारी की सारी एग्जाम्स की पूछी गई हैं। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, बिलीव सुरेश रैना की ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, गोल मेजर ध्यानचंद, सनी डेज सुनील गावस्कर, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म अंतिम बार 2 भागों में विभाजित हो गया? पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। सही उत्तर होगा चौथी में। किस किस में हुआ था? हीनयान और महायान। और महायान। महायान। अगर हम देखते हैं चारों बौद्ध परिषद को, अगर हम देखते हैं चारों बौद्ध परिषद को, 1, 2, 3 और 4। पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 और तीसरी जो हुई थी वो हुई थी 255 ईसा पूर्व, और चौथी जो हुई थी वो हुई थी पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में। पहली किसके समय पर हुई थी? कालाशोक। पहली किसके समय पर? कालाशोक। दूसरी अजातशत्रु। अजातशत्रु। और तीसरी अशोक। और पहली शताब्दी में जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क के समय पर। कनिष्क के समय पर। अब देखते हैं कि चौथी जो कनिष्क के समय पर हुई थी, इसका जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। वसुमित्र। अशोक के समय पर जो हुई थी, इसका जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्र। अजातशत्रु के समय पर था शावक मीर। शावक मीर। तो इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है? निम्न में से तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल, याहिया बिन सरहिंदी, याहा बिन सरहिंदी, अब्दुल मलिक। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा याहिया सरहिंदी। याहिया सरहिंदी। जियाउद्दीन बर्नी की देखें तो तारीख ए फिरोजशाही। फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही। अगर अबुल फजल की देखें तो आईने अकबरी। आईने अकबरी। आईने अकबरी। अगर देखते हैं हम बाबरनामा। बाबरनामा। फतवा ए फिरोजशाही। फतवा ए फिरोजशाही।
ये फिरोज शाही, फतवाए फिरोज शाही। और हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी। तो आप सभी इनके उत्तर देंगे। तो जो बाबरनामा लिखी है वो लिखी है बाबर ने, किस भाषा में? तुर्की, तुर्की में। फतवाए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। कानून ए हुमायूनी खोदमीर, खोदमीर। जहांगीरनामा, जहांगीरनामा, जहांगीरनामा लिखी है जहांगीर ने, किस भाषा में? फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। जियाउद्दीन बर्री ने तारीख फिरोज शाही, आईन अकबरी अब्दुल फजल ने, बाबरनामा बाबर, फतवाए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, कानून ए हुमायूनी खोदमीर, जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी है। निम्न में से किसके शासनकाल में उस्ताद मंसूर एक चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर एक चित्रकार थे। तो सही उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के में और थे अब्दुल हसन, अब्दुल हसन, अब्दुल हसन। चित्रकारी पर रोक किसने लगाई थी? चित्रकारी पर रोक, चित्रकारी पर रोक किसने लगाई थी? तो वो लगाई थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। किसने लगाई थी? औरंगजेब ने। अकबर के समय में कौन थे? अकबर के समय की अगर हम चित्रकारों की बात करें, शाहजहां के समय की बात करें, शाहजहां के समय की बात करें, हुमायूं के समय की बात करें, हुमायूं के समय की बात करें, अकबर के समय पर दसवंत, बसावन, बसावन। शाहजहां के समय पर मीर हासिम, मीर हासिम। हुमायूं के समय पर मीर, हुमायूं के समय पर मीर मीर सैयद अली, मीर सैयद अली। किसके समय पर? हुमायूं के समय पर। शासन उस्ताद मंसूर, जहांगीर। अब्दुल हसन भी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। चित्रकला पर रोक लगाई थी औरंगजेब ने। अकबर के समय में दसवंत और बसावन, शाहजहां के समय में मीर हासिम, हुमायूं के समय में मीर सैयद अली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है?
कोलारू झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है पुलिकट, तमिलनाडु में है पुलिकट। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। केरल में वेम्बानंद झील कहाँ है? वेम्बानंद झील केरल में। लिंगम बुद्धि, लिंगम बुद्धि, लिंगम बुद्धि, लिंगम बुद्धि झील कहाँ है? कर्नाटक में। तो कोलारू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट में तमिलनाडु, लिंगम बुद्धि कर्नाटक, वेम्बानंद केरल और आंध्र प्रदेश में है कोलारू। अगला प्रश्न होगा आपका, अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? अगर उत्तराखंड के देखें तो माना, नीति, माना, नीति। सिक्किम के अगर देखें तो जेलेपला, नाथुला, नाथुला। हिमाचल प्रदेश के अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश का होगा रोहतांग, रोहतांग दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। जम्मू कश्मीर जोजिला, बनिहाल, बनिहाल, जोजिला, बनिहाल, जोजिला और बनिहाल, जोजिला और बनिहाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तराखंड। सही उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, जेम्स टेलर, जॉन मथाई। जॉन मथाई का हमें पता है पहले वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, फर्स्ट। जेम्स टेलर सेकंड गवर्नर थे, सेकंड। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख 1939 से 1943 से 1949 तक। अगर हम आरबीआई की बात करें, आरबीआई की तो क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, स्थापना जो हुई है, एक्ट आया है, एक्ट 1934 में, एक्ट 1934 में। स्थापना जो हुई है वो हुई है 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में, 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर जो था पहले कोलकाता था, पहले कलकत्ता था। कब से कब तक? 1935 से 1937 तक, 1935 से 1937 तक। बाद में मुंबई हुआ, जो वर्तमान समय तक चल रहा है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। कौन से हैं? 25वें हैं, 25वें। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, कौन से हैं? 25वें। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो शुरुआत में पूंजी कितनी थी? शुरुआती पूंजी, आरबीआई की स्थापना के समय शुरुआत में पूंजी कितनी थी? शुरुआती पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए।
तो ऑसबॉर्न स्मिथ पहले थे गवर्नर, दूसरे कौन थे? जेम्स टेलर। लेकिन पहले भारतीय कौन थे? सी.डी. देशमुख 1943 से 1949 तक रहे हैं। जॉन मथाई पहले वित्त मंत्री थे। आरबीआई की स्थापना एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई है और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। हेडक्वार्टर की बात करें तो है कोलकाता 1935 से 1937 तक। गवर्नर है शक्तिकांत दास 25वें। वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई। शुरुआत में पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न होगा, रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट जो होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है, ये जो कम प्लेटलेट्स होती हैं, कम प्लेटलेट्स जो होती हैं उसके कारण होता है। कम प्लेटलेट्स होने के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। अगर होमोफीबिया की बात करें, हीमोफोबिया रक्त से डरना, यह एक बीमारी होती है, रक्त से डरना। हीमोफीलिया में क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का ने जमना। और रक्त का थक्का जो बनने की प्रक्रिया होती है वो होती है स्कंदन। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन, रक्त के थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सी है? सहायक है कौन सी? विटामिन के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। अगर हम देखें अब्दुल कलाम आजाद को, अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कब बने थे? 1923 में। भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया इन्होंने, भारत रत्न लेने से मना कर दिया, भारत रत्न लेने से मना कर दिया। इनकी एक बुक है, इनकी क्या है? एक बुक है, इनकी बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वह थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। अगर बात करें मसौदा समिति या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति। और बात करें हम संघ समिति, तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति की थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। संघ समिति के थे पीटी नेहरू, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू।
ये बात मिली हमें यहाँ से कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष 1923 में अबुल कलाम आज़ाद, भारत रत्न लेने से मना कर दिया अबुल कलाम आज़ाद ने। इनकी बुक इंडिया विंस फ्रीडम। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति के BR अम्बेडकर, संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 20 को देखें तो दोष सिद्धि संरक्षण, दोष सिद्धि संरक्षण, दोष सिद्धि संरक्षण कहाँ है? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या है? दोष सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। हम देखते हैं आर्टिकल 19 को। आर्टिकल अगर 19 को देखें तो 19 का A, 19 का B, 19 का B, 19 का C, 19 का D, 19 का E, 19 का F और 19 का G, 19 का G, 19 का G। तो 19 के A में क्या है? 19 के A में है बोलने की स्वतंत्रता। किसकी? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 19 के B में है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की, सभा करने की स्वतंत्रता 19 के B में। 19 के C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के D में है आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। 19 के E में है, 19 के E में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। किसकी? व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19 के F में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, का अधिकार। लेकिन क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, उसके द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया। उसके द्वारा इसे मौलिक अधिकार की बजाय कानूनी अधिकार बना दिया गया। 19 की, सॉरी ये गलती हो गई है यहाँ पर, यहाँ पर है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। और 19 के G में है आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता। बात आई 19 के F की, जो संपत्ति का अधिकार है, इसको क्या हुआ कि 44वां CA कमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में। उसके अनुसार इसे ख़त्म करके कहाँ पहुँचा दिया गया? आर्टिकल 300 के में, आर्टिकल 300 के में। वहाँ पर ले जाकर इसे क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार बनाया गया? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार।
अनुच्छेद 17 में जाना हमने अस्पृश्यता, अनुच्छेद 20 में जाना दोषसिद्धि संरक्षण, 18 में हमने जाना उपाधियों का अंत, 20 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रता जानी, 19 के ए में बोलने का अधिकार, 19 के बी में सभा करने का, सी में संघ बनाने का, और डी में क्या है आवागमन का, ई में बसने का अधिकार, एफ को खत्म करके किसके द्वारा 44 में कमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया गया 300 के कै में कैसा अधिकार बना दिया गया कानूनी अधिकार। 19 के जी में क्या है आजीविका मतलब कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं उनका आर्टिकल क्या है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 में क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28। समानता का अधिकार क्या है आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18। लेकिन आय का अधिकार कैसा अधिकार है कानूनी अधिकार है, तो इसका तो जिक्र नहीं है कहीं भी। तो हमारे जो 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें कहीं आय का अधिकार का जिक्र नहीं है, तो यह मौलिक अधिकार नहीं होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 से लेकर 22 की, आर्टिकल 19 से लेकर 22 की, तो यहाँ पे क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा आप बताइए कि आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में क्या है। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था इसे, बी आर अम्बेडकर ने इसे कहा था संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। किसे कहा था आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था बी आर अम्बेडकर ने किसे आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा निम्न में से जेवीएन ग्रह नहीं है, निम्न में से जेवीएन ग्रह नहीं है। शनि बृहस्पति अरुण मंगल, शनि बृहस्पति अरुण मंगल। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है सूर्य है, सूर्य के और पास हमारे 8 ग्रह परिक्रमा लगाते हैं, 8 ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। वह कौन कौन से हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। तो जो हमारी है आउटर साइड के जो 4 ग्रह हैं, आउटर साइड के जो हमारे 4 ग्रह हैं, आउटर साइड के जो 4 ग्रह हैं, हाँ इन्हें हम क्या कहते हैं जेवीएन ग्रह, जेवीएन ग्रह, जेवीएन ग्रह। और जो ये जो हैं ये अंदर की साइड के इनर साइड के जो हैं इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। जेवीएन ग्रह इन्हें या फिर बाह्य ग्रह के बोलते हैं, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। तो आप ये देखिए बृहस्पति जेवीएन ग्रह में है, अरुण है, शनि है, तो फिर आंसर क्या होगा मंगल। मंगल क्या है एक आंतरिक ग्रह है, मंगल क्या है आंतरिक ग्रह है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है।
तो सही उत्तर होगा तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की अगर बात करें राजधानी की, राजधानी तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। आसियान, आसियान, आसियान की अगर बात करें हम, एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नेशंस। अगर बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना हुई है 1967 में, 1967 में। अगर पहली बैठक को देखते हैं, पहली बैठक इसकी कब हुई है? पहली बैठक हुई है 1976 में, 1976 में। इसका देखते हैं मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता में, पहली बैठक 1976 में, 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। तो अब आसियान में कितने सदस्य हो गए हैं? 11 देश हो गए हैं। राजधानी क्या है? दिल्ली, राजधानी है दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा वह है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने किस महीने में सुरक्षा सप्ताह मनाता है? सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जनवरी में। 11 से 17 जनवरी तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये सप्ताह मनाने की घोषणा की है। अगर जनवरी की बात आई है तो जनवरी के हम कुछ दिवस देख लेते हैं, जनवरी के कुछ दिवस देख लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि 1 जनवरी, 4 जनवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 15 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी। तो 1 जनवरी को क्या होता है? विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस, परिवार दिवस। 4 को होता है लुईस ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल दिवस। 9 को होता है प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस। 12 को होता है युवा दिवस, युवा दिवस, युवा दिवस, युवा दिवस। 15 को सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, सेना दिवस। 15 को क्या होता है? सेना दिवस। 24 की बात करें तो बालिका दिवस, बालिका दिवस, बालिका दिवस, बालिका दिवस। अगर 25 की बात करें, 25 जनवरी को होता है पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस,
पर्यटन दिवस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? जनवरी में, 11 से 17 जनवरी। यहाँ हमने देखे कुछ जनवरी के दिवस। 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस, 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी पर्यटन दिवस। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको बहुत शानदार लगा होगा। तो बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और आपके लिए कुछ लाया था मैं कि आपके लिए मैं ये लाया था कि होमवर्क लाया था। होमवर्क लिखिए आप अपना आज का कि अनुष्का शंकर का संबंध, अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है? ये आपका आज का SW है। इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो जाते जाते कुछ सुन जाइए कि एक लम्हे में, एक पल में, एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, दूजे पल की ज़िंदगी की सज़ा हमसे पूछिए। दूजे पल की ज़िंदगी की सज़ा हमसे पूछिए। भुलाया है राफ्ता राफ्ता मुद्दतों में हमने उन्हें, भुलाया है राफ्ता राफ्ता मुद्दतों में हमने उन्हें। खुदकुशी किस्तों में खुदकुशी की सज़ा हमसे पूछिए। आगाज़ ए आशिकी का मज़ा आप लीजिए, अंजाम ए आशिकी की सज़ा हमसे पूछिए। तो इसी के साथ में मिलता हूँ अगले ही प्रैक्टिस सेट में। तो जय हिंद, जय भारत।